हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 1 एंड 2। तो एग्जाम्पल 1 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने लिया है पेज नंबर 162 से। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म which are not constant give their numerical coefficient। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो एक्सप्रेशन या टर्म दी गई हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालिए। लेकिन जो टर्म कांस्टेंट है उस पे आपको काम नहीं करना है, उसे रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन और टर्म दी गई है उनके हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं, लेकिन जो टर्म कांस्टेंट है उस पे आपको काम नहीं करना है, उसे वैसे का वैसे ही रहने देना है। अब भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप और समझ लीजिए। एक्सप्रेशन देखिए कि ये पूरी की पूरी ये है एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस 4, ये क्या है एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5, ये पूरी की पूरी क्या है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्लियर हो गई आपको। अब टर्म क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इसका ये पार्ट एक टर्म है, इसका ये वाला पार्ट दूसरा टर्म है और इसका ये वाला पार्ट थर्ड टर्म है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए 4p स्क्वायर क्यू ये एक टर्म है, माइनस पी क्यू स्क्वायर ये सेकेंड टर्म है माइनस के साइन के साथ। ठीक है, जब टर्म लिखेंगे तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, प्लस का नहीं लगाए तो चलेगा, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाया नहीं गया है पर ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ही होता है। यहाँ पे नहीं लगाया इसका मतलब ये प्लस का साइन है। आप देख रहे हो कि पहले नंबर से पहले कोई भी साइन नहीं लगाया गया है, तो पता पड़ रहा है कि ये प्लस का साइन है। लेकिन अगर माइनस का साइन हो किसी भी टर्म में तो वह लिखा जाएगा टर्म लिखते समय। ठीक है, तो माइनस 3p क्यू स्क्वायर ये सेकेंड टर्म और प्लस 5 ये थर्ड टर्म। यहाँ पे टर्म कौन कौन सी है देखिए, एक्स वाई फर्स्ट टर्म और 4 क्या है सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गया है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उन पर आपको वर्क नहीं करना। तो कांस्टेंट क्या है, ऐसी टर्म जो कि नंबर जिसमें सिर्फ नंबर हो, ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ नंबर हो वह कांस्टेंट है। जैसे कि 4, 13 है ना, ये 4 क्या है कांस्टेंट है, ये टर्म तो है पर ये कांस्टेंट है। ये टर्म इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो 13, इस टर्म में सिर्फ कांस्टेंट है तो ये 13। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ नंबर हो उस पे आपको काम नहीं करना है। जैसे कि ये 13 है, ये 5 है, इस पे आपको काम नहीं करना। आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो बची हुई टर्म से आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो 4 तो कांस्टेंट है तो इस पे तो आपको कुछ भी फाइंड नहीं करना। एक्स वाई जो बची हुई टर्म है उसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब इसमें जो नंबर है वो आपको निकालना है। y का माइनस वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1। ठीक है, अभी अपन करते हैं सारे क्वेश्चन, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, सीरीज नंबर में हमने 1 2 3 4 एक्सप्रेशन लिखी है और इसमें क्या है, इन एक्सप्रेशन में टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट, ऐसी टर्म जिसके पास कांस्टेंट नहीं है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि उनके ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो देखिए एक्स वाई ऐसी टर्म है जिसके पास कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्स वाई ऐसी टर्म है जिसके पास कांस्टेंट नहीं है। 4 ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट है तो 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई लिख ली हमने। अब एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, मैंने आपको बताया कि इस पहले कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया। एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1
1 हो गया। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि 13 तो कांस्टेंट है, तो 13 को लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म है, तो माइनस वाई स्क्वायर को लिखिए। माइनस का साइन साथ में जरूर लगेगा। ठीक है, आप सिर्फ वाई स्क्वायर लिख के नहीं छोड़ेंगे, अगर माइनस का साइन है तो फिर आपको लिखना है। माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म है। ठीक है, 13 भी टर्म है पर वो कांस्टेंट है। माइनस वाई स्क्वायर में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? ऐसी टर्म जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं हो तो हम 1 मानते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -1 है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आपको? अब थर्ड पार्ट देखिए, 13 माइनस वाई प्लस 5y क्यूब, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। 13 तो कांस्टेंट है, लेकिन माइनस वाई जो है, माइनस वाई क्या है? एक ऐसी टर्म है जिसके पास जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और प्लस 5y क्यूब, ये भी एक ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है। तो 13 को तो हमें लिखना नहीं था क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, लेकिन ये ऐसी टर्म है जिनके पास कांस्टेंट नहीं है। अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इसके अंदर जो नंबर है वही इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है विद साइन। ठीक है, तो माइनस वाई में नंबर क्या है? -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। 5y क्यूब में नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो सिर्फ 5 लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा कि ये प्लस का साइन है। तो -1 और प्लस 5, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 को देख लीजिए। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन में वो कौन सी टर्म है जिसमें कांस्टेंट नहीं है? तो ये एक तो है हमारे पास 4p स्क्वायर क्यू, और एक है हमारे पास, एक कॉमा लगा के माइनस लिखिए, और एक है हमारे पास 3p क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, इस टर्म में तो कांस्टेंट है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप देखिए कि टर्म अलग अलग होंगी, टर्म एक सी नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि ये 4p स्क्वायर क्यू है तो यहाँ पे 5p स्क्वायर क्यू हो गया, फिर तो ये टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। टर्म हमेशा अलग अलग ही मिलेंगी किसी भी एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, तो पहले तो 4p स्क्वायर क्यू का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालिए। क्या है इसका? 4। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। माइनस 3p क्यू स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -3, कॉमा लगाइए क्योंकि अपन दूसरी टर्म पे काम कर रहे हैं, तो -3, ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। तो क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्रेशन दी गई थी, टर्म्स भी दी गई थी। एक्सप्रेशन या टर्म बोल सकते हैं क्योंकि अगर इसके एक्सप्रेशन बनती ही टर्म से, तो है ना, एक्सप्रेशन और टर्म यहाँ पे आपको दी गई थी। इसमें आपको कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने थे, तो हमने निकाल लिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोई एग्जाम्पल 1 हो गया हमारा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने लिया है आपकी बुक के पेज नंबर 163 से। एग्जाम्पल 2 में स्टूडेंट ए और बी 2 पार्ट है, तो पहले हम ए पार्ट देख रहे हैं। ए पार्ट में आपको क्या करना है? व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको वही टर्म का कोफिशिएंट निकालना है जिसके पास x है। जिस टर्म के पास x नहीं है उसका कोफिशिएंट नहीं निकालना आपको, लेकिन यहाँ आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड नहीं करना। ऐसी टर्म जिसके पास x है, x को छोड़ के बाकी जो भी है वो उसका क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी आपको समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन है, तो ये 4 एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए, सीरीज नंबर लिख दिए 1 2 3 4। अब टर्म विथ फैक्टर एक्स, वह टर्म जो एक्स की फैक्टर है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालेंगे, हम एक्स का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन क्या है? 4x माइनस 3y, ये हमारी पहली एक्सप्रेशन है। तो भाई 3y को तो मुझे लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि सिर्फ आप उसी टर्म पे ध्यान दीजिए जिसमें x है। ठीक है, तो 4x हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो 4x मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन नहीं है माइनस का, प्लस का है, 4x मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि 4x जो है, x को आप छोड़ दीजिए, x को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा यहाँ पे इस टर्म में जो भी है वो सब इसका कॉफिशिएंट होगा। ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट फाइंड नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम कॉफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। तो x को आप छोड़ दीजिए, x के अलावा जो भी बचा है वो इसका कॉफिशिएंट है x का, चाहे वो y ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो z ही क्यों ना हो, तो x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो इसका x का कॉफिशिएंट है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट क्या है, 4 है। अब आप देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन को देखिए, 8 माइनस एक्स प्लस वाई। तो भाई 8 तो एक कांस्टेंट है, y के पास x है नहीं, तो आपको तो ऐसी टर्म देखनी है जिसके पास x हो, तो हमारा माइनस एक्स ऐसी टर्म है जिसके पास x है, ठीक है। अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, x के इधर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है, समझ गए, साइन के साथ लिखा जाएगा कॉफिशिएंट -1। अब थर्ड पार्ट देखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको टर्म विद फैक्टर x ढूंढनी है, तो ये तो सिंगल y है, टर्म विद फैक्टर x क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, टर्म विद फैक्टर x क्या है, वाई स्क्वायर एक्स है, तो वाई स्क्वायर और x आप यहाँ लिखिए। अब आप बताइए कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है वाई स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट नहीं ढूंढना है, आपको बताना है कि x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है, x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे अगर z होता तो हम z को भी लिखते, अगर यहाँ पे इस तरह से होता वाई स्क्वायर एक्स जेड, इस तरह से होता और आपसे कहा जाता कि इस x का आप कॉफिशिएंट ढूंढिए, तो x का कॉफिशिएंट क्या होता, वाई स्क्वायर और z भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट नहीं पूछा है, x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वह क्या है, हमारा x का कॉफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर हो गया x का कॉफिशिएंट। क्लियर हो गया आपको। अब 4 पार्ट देखिए, 2z माइनस 5xz। अब देखिए कि भाई z के पास 2z के पास तो x है नहीं, आपको उसी टर्म को लेना है जिसके पास x है, तो -5xz आप यहाँ पे लिखिए, -5xz यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो कॉफिशिएंट होगा x का, तो -5 और z ये दोनों क्या है, x के कॉफिशिएंट है, सिंपल है, x को रहने दीजिए क्योंकि x का कॉफिशिएंट निकालना है, -5z ये क्या है, x के कॉफिशिएंट है। तो इस तरह से हमने x के कॉफिशिएंट निकाल लिए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल 2 के पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 का बी पार्ट देख लेते हैं, यह हमने आपकी बुक के पेज नंबर 163 से ही लिया है। बी पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उनका, उसमें आपको उस टर्म को देखना है जिसके पास y है, उस टर्म को देखिए जिसके पास y है और आप उसका कॉफिशिएंट निकालिए। जिस तरह से हमने x के कॉफिशिएंट निकाले थे वैसे ही यहाँ पे आपको y के कॉफिशिएंट निकालने हैं, तो बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करेंगे हम जैसा कि हमने x के कॉफिशिएंट निकालते वक्त किया था। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है, 4 एक्सप्रेशन है आपके पास, और आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे y का कॉफिशिएंट निकालना है, जिस टर्म के पास y है उसके कॉफिशिएंट आपको निकालने हैं। तो देखिए सीरीज नंबर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एक्सप्रेशन ये है, टर्म विद फैक्टर y वह टर्म जिसका y से फैक्टर हो रहा है, और कॉफिशिएंट ऑफ y के कॉफिशिएंट निकालने हैं। कर लेते हैं फटाफट। देखिए 4x माइनस 3y ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें -3y जो है वो क्या है,
टर्म है जिसके पास y है, ठीक है। अब इस टर्म में y को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो y का कोफिशिएंट होगा। तो y को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट क्या है, -3, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 एक टर्म है और दूसरी टर्म है yx, तो yx के कोफिशिएंट हमें निकालने हैं, y के कोफिशिएंट निकालने हैं, तो इस टर्म को आप यहाँ पे लिख लीजिए yx। अब yx ये जो टर्म है, इस टर्म में y को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट क्या है, सॉरी z है स्टूडेंट, ठीक है। y को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट क्या है, z है, तो यहाँ पे आप z लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। yz² + 5 है, 5 तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। yz² आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें y के ही क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालना है, सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है। तो y को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा। क्लियर हो गया ना, हमने अभी a पार्ट किया था वैसे ही है, वहां x था, यहाँ पे y है। अब 4 पार्ट देख लीजिए, my + m है, तो m को पे तो आपको ध्यान देना नहीं है क्योंकि इसके पास y नहीं है, तो इस टर्म पे ध्यान दीजिए my ये जो टर्म है इसके आपको कोफिशिएंट निकालने हैं, तो y को छोड़ के क्या बच रहा है, m बच रहा है। y को तो लिखना नहीं है क्योंकि y के कोफिशिएंट निकालने हैं, m लिख दीजिए यहाँ पे बस, तो ये निकल गए हमारे y के कोफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी टर्म जिसके पास y हो उसके कोफिशिएंट आपको निकालने हैं। तो स्टूडेंट हमने इस वीडियो में हमारा एग्जाम्पल 1 और 2 कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां पे मैं आपको एग्जाम्पल 3 और ट्राई दीज करा दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।